गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। जनाब गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? और मौसम बड़ा अच्छा और आज कराची का मुल्क भर में मौसम का क्या हाल है वो भी आगे चल के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। आज बहुत से अहम इशूज़ हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। सबसे बड़ा और सबसे जो अहम इशू है वो है कोविड-19 के हवाले से जो अदादो शुमार सामने आ रहे हैं, वैक्सीनेशन से मुतालिक जो अदादो शुमार हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन किसे लगाई जाएगी। साथ ही साथ एक अहम चीज़, जब वो ऊपर चली जाती है तो हर कोई ये सोचता है कि जनाब अब महंगाई जो है उसका क्या होगा, वो शायद कम हो जाएगी। जब नीचे आ जाती है तो शायद महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं डॉलर की बात करूँ। डॉलर की ऊंची उड़ान के असरात जो हैं वो किस हद तक हमें मुतासर कर सकता है या हमें खुश कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। आपने खुशी की बात की है तो अब नए दिन का आगाज़ एक अच्छी खबर के साथ हो जाए तो क्या ही बात है। हम महक कल ही बात कर रहे थे कि आखिर कब हमारी ये जो ओलंपिक्स मेडल है इसकी प्यास बुझेगी, लेकिन हम आज सुबह बहुत इसके करीब पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मियां चुन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम ने मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है। और जब हम बात करते हैं ना कि यार ओलंपिक्स है, काश पाकिस्तान कोई मेडल अपने नाम कर लेता, तो ये जो आज खबर सुबह हमने दिया ना लोगों को, उनकी चाय का मज़ा दुबाला हो गया होगा कि चलो कोई तो है ना। एक वैसे कॉफ़ी का भी, आप चीनी वाली कॉफ़ी पीते हैं? नहीं, मैं ब्लैक पीता हूँ बज़रूरत। चलें जनाब, पाकिस्तान के एथलीट है अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रो मुकाबले के दूसरी बारी जो है उसमें 85.16 के फासले तक जेवलिन थ्रो करने में कामयाब रहे और अरशद नदीम को फाइनल में रसाई के लिए 83.5 की थ्रो दरकार है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ है। कल मैंने कहा था ना जो जीतता है उसके साथ, लेकिन इस दफ़ा इनके साथ है। बिल्कुल। ये भी आपको बताएं कि जो जेवलिन थ्रो का फाइनल है वो होगा गालिबन जुमे को 7 अगस्त को। अरशद नदीम के सिवा पाकिस्तानी दस्ते के तमाम अरकान मुकाबलों से बाहर तो हो चुके हैं, बट अरशद यू आर आर लास्ट होप। वैसे आपने जो ग्रुप बी है उसमें चेक रिपब्लिक के बंदे को भी पीछे छोड़ा है। याद आपको नाज़रीन दिलाएं कि ओलंपिक्स का जो इस वक्त रिकॉर्ड है वो चेक रिपब्लिक के जेवलिन थ्रोअर के पास है। तो ऑल द बेस्ट अरशद। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि इनकी फैमिली से भी गुफ्तगू कर सकें इंशाल्लाह। और जाहिर है कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप किसी भी मकाम पे पहुंचे और पीछे मुड़ के देखें ना तो एक फैमिली होती है जो आपको अपने साथ खड़ी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी मैदान का रुख करते हैं और खान साहब की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम इंकशाफात आपको बताते हैं। खान साहब ने बताया कि सियासत शुरू की थी जब बहुत ज़्यादा स्टार्ट था ना, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उन्हें शमूलियत की दावत दी थी। दोनों की करप्शन को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, जो करप्शन ज़्यादा जमात है उसमें नहीं जाना और अलग जमात अपनी बनानी है और उन्हें चैलेंज करना है। इन्हीं दो खानदानों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। खान साहब का ये कहना है कि अवाम में करप्शन को काबिल कबूल बनाने वाले कौन थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग। मगरिब में किसी सियासतदान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे तो मुआशरा मुआफ़ नहीं करता। वैसे खान साहब कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता, तो फिर मुझे ये लगता है कि जो मगरिब है ना वहाँ पर रवायात को बरकरार रखने के बहुत ज़्यादा पापड़ ही बेलने पड़ते हैं। ऐसे शख्स के साथ वही होता है जो इसहाक डार के साथ हुआ है। अब आपको याद आ गया होगा कि डार साहब के साथ हुआ क्या है। जब वो हमें कहीं इंग्लैंड में नज़र आता है ना तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्यूनिटी है फ़ौरन से जाके पकड़ लेती है। सियासत में आने से मुताल्लिक उन्होंने दिलचस्प तबसरा भी किया है। ये जितनी भी मैंने बातें की ना, अब सामने वाले ना समझे कि मैं अपना तज्जिया देना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, खान साहब ने बातें की है। जरा खान साहब की गुफ्तगू आपको कल की सुनवाते हैं। मैं 4 साल का था, पहली दफा मैंने स्विमिंग पूल देखा, तो मैंने सारों को देखा कि ऊपर हैं, तो मैंने समझा पानी बड़ा गहरा नहीं होगा क्योंकि सारे ऊपर हैं उसके, तो मैंने कपड़े मार के छलांग मार दी। उसका तो सीधा नीचे चला गया। फिर मेरे कजन्स ने मुझे वो स्विमिंग सिखाई और फिर खुद सीख ली मैंने। पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या, ना मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स में थी, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया। यानी वो दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊँ, एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग, और दोनों को मैं जानता था। बेनज़ीर मेरे से मेरी दोस्ती थी और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो दोनों ने बार बार मुझे ऑफर्स की, तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया और फिर वो हुआ जो मैंने पहले छलांग मारी थी, पानी में सीधा नीचे चला गया।
खान साहब की गुफ्तगू। ये फैसल, आपकी एज क्या थी जब आपने फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल देखा था? याद नहीं है, बस ये देखा था कि पानी था और उसके बाद बेहोश हो। तो आपको लग रहा था पानी गहरा था? नहीं, लग नहीं रहा था। जब अंदर जाते तो लग जाता है। वैसे ही जैसे सियासत के बाहर तो खड़े खड़े लगता है कि ये तो ईजी होगा, लेकिन जब आप उतरते हैं तो फिर सियासत की नाप तोल आपको लग पता जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान कि जिसके अवाम बहुत गयूर हैं, बहुत रेजिलियंट हैं, और इन्हीं अवाम में पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोग जाते हैं। अब वैसे बहुत हदफ़ तनकीद बनता है डिपार्टमेंट, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों में कि जब दहशतगर्दी का इफरीत पाकिस्तान में अपने फन फैलाए हुए था, उस वक्त ना सिर्फ ये कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, बल्कि पुलिस जो थी वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थी। और कितनी ही जाने इस डिपार्टमेंट ने इस अर्ज़ वतन पे निछावर की हैं। आज 4 अगस्त है और महक आज यौम शोहदाए पुलिस के तौर पे मनाया जा रहा है। और जब हम कौम के इन मुहाफ़िज़ों की बात करते हैं तो आप यकीन करें कि कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जिसने हमारे इन इदारों को बदनाम किया, लेकिन हमारे ये मुहाफ़िज़ जो हैं जब अवाम की हिफाजत के लिए, उनकी फलाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो नहीं देखते कि उनके पीछे उनके कितने घर वाले हैं। वो नहीं देखते कि क्या घर में बेगम इंतज़ार करी है, बच्चे इंतज़ार करें। वो सिर्फ एक वादे को याद रखते हैं, जब वो वर्दी पहनते हुए वो वादा करते हैं कि मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे, हम वक्त तैयार रहेंगे किसी भी मुश्किल से निमटने के लिए, किसी भी आजमाइश से निमटने के लिए। तो ऐसे पुलिस अफसरान जो अपनी जान की बाजी खेलते हैं, जान अपनी हथेली पे रखते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नया दिन की टीम मेरे फैसल की जानिब से उनको सलाम है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना, आप यकीन करें हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो इनके बगैर नामुकम्मल है। बेशक नामुकम्मल है, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें। दुर्रानी साहब थे, वो शहीद हुए। इसके अलावा सिफ़त गयूर जो कि एक बहुत बड़ा नाम था, और बहुत सारे हमारे पुलिस के हाई रैंक्स भी, हमारे सिपाही भी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। नया दिन की टीम की जानिब से हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, और शहीद की फ़ैमिली भी हमारे साथ मौजूद होगी। हम उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जब वो अपने शौहर, अपने बच्चे को घर से रुखसत कर रहे होते हैं और हंसते मुस्कुराते जब वो शख्स घर की दहलीज से बाहर जाता है, और जब खबर आती है कि आज आपका बच्चा, आज आपका शौहर, बल्कि खबर नहीं आती महक, वो यूनिफॉर्म आता है, 2 सिपाही हाथ में लेकर आते हैं। ये शायद हमारे लिए अज़ियत का लम्हा होगा, लेकिन सलाम पेश करते हैं उन माओं को भी, उन बहनों को भी, उन बीवियों को भी, उन बच्चियों, उन बेटियों को भी, कि जो इतना बड़ा कलेजा रखती हैं कि वो इतने अजीम सानहे को अपने जो है वो दिल में महफूज रखती हैं, आंसू नहीं गिरने देती, क्योंकि उनका बेटा अपने लहू का कतरा ज़मीन पे टपका के आया था, और वो इसी वादे के साथ आया था कि इस चमन को गुले गुलजार बनाकर दम लेंगे। तो आज हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। एक बार फिर हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तानी पुलिस को, यौम शोहदाए पुलिस पे आगे बढ़ते हैं महक। और आज़ाद कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने जी हल्फ उठा लिया। ये शुक्र है उठा लिया, क्योंकि ये बड़े अरसे से चल रहा था कि जनाब कौन मुंतखब है, कौन नहीं मुंतखब। नहीं, बिल्कुल नहीं रखवाया था। बड़ी जो सीटें उनके लिए सिलेक्शन शुरू हो गई है, और PTI के चौधरी अनवारुल हक स्पीकर, चौधरी रियाज डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब, यानी जो सबसे बड़ी सीट है, सबसे बड़ी जो कुर्सी है, उसका इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास फेवरेट उम्मीदवार है। सो लेट्स सी कि कुर्सी किसके हाथ में जाती है। बाकी तो सारे अरकान ने हल्फ उठा लिया, लेकिन सिर्फ अब यही है कि जिसको कहते हैं इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा। वो बैठे ना बैठे, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जो सीरीज का ऊंट था ना, वो करवट बैठ गया, उसका मुंह पाकिस्तान की तरफ था। मैंने कल ही कहा था पाकिस्तान जीत जाएगा। और आपने क्या जिताया है? एक होता है खेल के जीतना, और एक होता है बगैर खेले जीतना। और महक असलम की दुआ यहाँ से डायरेक्ट कैरेबियन पहुंची हवाओं की दोष पे, और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। वैसे कहा जाए तो मैचेस तो जीते बारिश ने, लेकिन ट्रॉफी मिली पाकिस्तान को। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का चौथा T20 बारिश की नजर हो गया। इसी सूरत में ट्रॉफी मिल सकती थी हमें। नहीं, अब देखिए महक असलम, आप ये बात ना करें कि अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है कि हमारी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमने जो दूसरा T20 जीता
एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जीता और उसके बाद बाकी सारे मैचेस जैसे कि हमने आपको बताया कि बारिश ने जीते, तो 4 मैचों की सीरीज 1-0 से ही अपने नाम कर ली। और सीरीज के 3 मैच बारिश के बायस वॉश आउट हुए थे। दोनों टीमें 12 अगस्त को पहले टेस्ट मैच में टकराएंगी। सो लेट्स सी 12 अगस्त को क्या होने वाला है, क्या रंग जमने वाला है। अब मुझे लगता है कि अब बारिश यहाँ पे कोई मदद कर सकती है या आड़े आ सकती है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो लग जाएगा अगर बारिश हो जाए। वैसे टेस्ट टीम जो है वेस्ट इंडीज़ की वो शायद उतनी फॉर्मिडेबल ना हो जितनी T20 थी। शो में चल के इस पे आगे बात करते हैं, बाकायदा आप आगाज़ करते हैं और सबसे पहला मुद्दा यही है, कोरोना से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करना है, वैक्सीन लगवानी है। मुल्क भर में जो वैक्सीनेशन का अमल, अच्छी बात यह है, हौसला अफजा बात यह कि तेज हो गया है। तेज हो गया, अच्छा बड़ी अच्छी बात है। कल मैं एक जगह पर बैठी थी, वो मुझे कहते कि ये देखिए ना आप, पूरे मुल्क में अब लाइनें लगी हुई हैं, जमे गफीर है, लोगों का रश है। मैं ये सोचती हूँ कि चलें आवाम को एटलीस्ट अब जाके अकल तो आई ना, क्योंकि पहले तो लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। जब हम वैक्सीनेशन सेंटर जाते थे हमें खाली मिलते थे। आपको लगता है अकल आई है? वो इस डर से है कि हमारी सिम बंद हो जाए और तनख्वाहें ना रोक दी जाए, हम बात कैसे करेंगे, और वो जो हमने पैकेजेस कराए उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, खाना खाया नहीं खाया कैसे पूछेंगे। तो पाकिस्तान ने यौमिया 10 लाख मुझे ना देखिए, मेरे सामने मेरे मियाद है, मैं फौरन उनसे पूछ लेती हूँ, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान ने यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ भी हासिल कर लिया है। सरबरा NCOC असद उमर के मुताबिक इस्लामाबाद में 50% से ज़्यादा शहरी कम अज़ कम 1 डोज लगवा चुके हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में 26% शहरी को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। असद उमर कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 10,72,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। पेशावर, रावलपिंडी में 35%, फैसलाबाद में 28%, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोधा में 27%। जबकि अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पर 25% अफराद वैक्सीनेशन हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज सिंध में भी एक रोज में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि सूबे में 24 घंटों के दौरान 2.25 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। बहुत अच्छी बात है। प्लीज़, हम डेली बेसिस पर यही कहते हैं, जब से वैक्सीनेशन लगने का अमल स्टार्ट हुआ है, हमारी टीम, हमारी कोशिश यही है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी अगर आपको कतार में लगना पड़ रहा है तो प्लीज लाइनों में लग जाए। लेकिन अब तो लाइनों के अलावा आप वॉक भी हो रहे हैं। मैं एक अच्छी बात यह है कि कम से कम पहली डोज तो लगवाई, वरना वो पहली डोज लगवाने के लिए भी नहीं जा रहे थे। नहीं जाते। मैं आपको एग्जैक्टली जो आदाद शुमार हमने बताया सिंगल डोज के हैं। सिंगल डोज के जब हम अपनी टीम के साथ बाहर जाते थे ना, तो होता ये था कि लोगों से पूछते थे, वो कहते थे वैक्सीनेशन नहीं, इसके बारे में बहुत ज्यादा अभाम है, नहीं, इसके बारे में फलानी वीडियो है, ये है, वो है, मकनातीस चिपक जाता है, कोई चिप जो है वो आपके अंदर डाल दी जाती है। तो प्लीज, 2 साल की जिंदगी रह गई है। ये भी सुना था कि DNA भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये भाई देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने डेली बेसिस पे इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, डॉक्टर्स को बुलाया है, डिफरेंट लोगों को बुलाया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोगों को समझ आ सके कि वैक्सीन लगवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक हमारा सेगमेंट है और उसमें हमने आज मदऊ किया है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ लाहौर डॉक्टर जावेद अकरम साहब को। जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अहम हम फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे पहले हमने कुछ रेजिलियंस देखी नेगेटिव कि जी हम वैक्सीन ये लगवाएंगे, लेकिन अब जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स थोड़े से हौसला अफजा हैं। ख़ासतौर पे सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज शहर कराची, 26% एटलीस्ट सिंगल डोज लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार आपसे ये पूछें, अब ज़रा इसको हम सेग्रीगेट कर दें पॉपुलेशन वाइज। और सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो हामला खातीन हैं वो कौन सी वैक्सीन लगवा सकती हैं, और क्या मॉडर्ना वैक्सीन वाकई हामला खातीन के लिए मुफीद है? डॉक्टर जावेद से भी हम बात करेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि फैसल, हाँ, मैं जब डॉक्टर के पास गई या जब भी मैंने किसी भी प्रेग्नेंट खातून से बात की ना, तो उनके दिलों में बड़े ये सवाल थे कि ठीक है ट्रायल मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ जिसमें हम बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में कह सकें कि अच्छा ठीक है, अगर एक खातून प्रेग्नेंट है तो वो वैक्सीन लगवा सकें। नौशीन हामिद साहिबा से जैसे आपकी गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने कहा मॉडर्ना आप खवातीन लगवा सकती जो हामला खवातीन है, लेकिन उसके अलावा भी आवाम को
स्पेशली घर वालों को इस तरफ लेकर आना, मोटिवेट करना कि नहीं जी अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है वो लगवा सकती है। बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटी है, सासें हैं, वो उनका किस तरह का रवैया होता है। तो डॉक्टर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, सबसे जो अहम और आजकल हर किसी के जहन में है कि हामला खवातीन जो है क्या वो वाकई वैक्सीन लगवा सकती हैं? अगर लगवा सकती हैं तो कौन सी वैक्सीन उनके लिए बेहतर है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल खवातीन लगा सकती हैं और इनको लगानी चाहिए। हमारे मुल्क में अक्सरियत तो खवातीन की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक हमारे मुल्क में 18 साल से ज़्यादा खवातीन लगवा सकती हैं, लेकिन दुनिया में अब ये जो एज है वो 12 तक तकरीबन कर दी गई है ज़्यादातर ममालिक में, और हमारे मुल्क में भी बहुत जल्दी ये 12 तक कर दी जाएगी। ओबियसली हम बच्चे भी हमारा एक एहसासा हैं जिनको महफूज रखना है, और वो कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल है उनके वैक्सीनेशन सेंटर पे वो लगा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, एक बात की ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा। हामला खवातीन कोई भी वैक्सीनेशन जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है वो लगवा सकती है, वो कोई भी वैक्सीन हो? ऐसा ही है जी, जो भी वैक्सीन इनमें से अवेलेबल है जो पाकिस्तान में आई हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे फाइज़र है, चाहे वो कैंसाइनो है, चाहे साइनोफार्म है, साइनोवैक है, ये सब लगा सकती हैं। अगर वो सिंगल डोज़ लगवाना चाहती हैं कि मुझे एक ही डोज़ लगे, फिर वो कैंसाइनो लगवा सकते हैं, क्योंकि कैंसाइनो का फ़ायदा ये है कि वो उसके मैंने ख़ुद यानी कि पाकिस्तान में लोकल ट्रायल्स किए हैं तकरीबन 40,000 लोगों में, और उसमें से तकरीबन 19,000 खवातीन थीं और उनको बिल्कुल उनमें सेफ़ पाया गया और इफ़ेक्टिव पाया गया। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं कि एविडेंस बेस जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैंसाइनो की बहुत बड़ी है। और अभी एक और वैक्सीन जिसका हम ट्रायल ख़त्म कर चुके हैं ZF2001, जो कि मेरा ख़्याल है वो 3 डोज की वैक्सीन है। अच्छा। जिसका अभी मैं वैसे इतना आपको बता सकता हूँ क्योंकि उसकी भी हम इंटरम रिलीज़ इंशाल्लाह इस वीक में कर देंगे उसके रिज़ल्ट्स की, लेकिन क्योंकि मैं PI हूँ, उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ भी पाई गई और इफ़ेक्टिव भी पाई गई, स्पेशली अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट और B117 और जितने भी वेरिएंट्स यहाँ फिर रहे हैं कोई 9 के करीब, इन सब के अगेंस्ट उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत अच्छी हमें मिली। ज़बरदस्त बात आपने की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है, तो ऐसा ही कोई शख्स जो कि किसी भी अगर डायबिटिक है या और कोई इशू है इसको, तो कितना ज़रूरी है कि पहले वो मुताल्लिका जो डॉक्टर है उससे मशवरा कर ले और उसके बाद इस वैक्सीन की तरफ जाए? देखें, आपने मेरे से ज़्यादा ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि 21% लोगों को शुगर है, हर दूसरे पाकिस्तानी को अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर है, और भी इस तरह की बेइंतहा बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल भी और नॉन कम्युनिकेबल। पाकिस्तान इस वक्त एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है जहाँ पे अभी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ ख़त्म नहीं कर सके, TB वगैरह, और अब ऑनस्लॉट है हमारे पास NCDs की। तो जो भी देखिए, इन लोगों में जो हमारी अपनी तहकीक है, स्टडी है, और दुनिया की बाकी ममालिक की भी है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसकी मोर्टेलिटी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर डेल्टा वेरिएंट से। अगर किसी को शुगर है उसकी तकरीबन 30% ज़्यादा है। किसी को जोड़ों की तकलीफ़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उसकी भी ज़्यादा है। जिसको हार्ट की बीमारी है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को है, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस वक्त हार्ट की बीमारी से रहते, उनके लिए तो बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा तकरीबन 19% मोर्टेलिटी है हमारी स्टडी में जो हमने की। तो इसलिए इन सब को जल्दी लगानी चाहिए, तरजीही बुनियादों पे लगानी चाहिए। और अब वो आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर इनके डॉक्टर से ये कंसल्ट नहीं कर पा रहे
तो अगर ये इनकी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो लेते रहें और चुप करके जाके खुद ही लगा लें अगर, लेकिन बेहतर होगा कि अपने मुआलिज से ये बात कर लें। लेकिन ये चूज़ के चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि अभी एक हमने स्टडी की एप्सॉस, जिसमें हमने वैक्सीन हेजिटेंसी को देखा कि क्या कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में। तो एक कॉज ये भी है कि ये पिक एंड चूज़ और मिक्स एंड मैच, कि एक डोज किसी ने साइनोफार्म लगाई, वो दोबारा गया जी साइनोफार्म तो अब अवेलेबल नहीं है, अब आप वो लगवा लें, कैंसाइनो लगवा लें। ये जो मिक्स एंड मैच करना है, अभी हम इस वक्त एक बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं जिसमें जितने लोगों में दुनिया ने मिक्स एंड मैच किया है, चाहे वो यूएस में है, यूरोप में है या पाकिस्तान में, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर हों। एक लिंक हमने जनरेट किया हुआ है और उस पर हम यही देख रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिवली कि जिनकी मिक्स एंड मैच हुआ है उनका इफेक्ट क्या हुआ है। लेकिन अभी हम रिकमेंड नहीं करते कि मिक्स एंड मैच की जाएं वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम हामला ख़वातीन की भी बात करें, मुझे ये भी समझाएगा, जैसे दीगर अमराज से मुतालिक फैसल ने भी सवाल किया कि पहले अपने डॉक्टर से आप मशवरा करें फिर आप वैक्सीन लगवाएं। हामला ख़वातीन का भी यही सिलसिला है कि पहले वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, प्रॉपर टेस्ट, और उसके बाद अगर गायनाकोलॉजिस्ट उन्हें रेकमेंड करती है तो फिर वैक्सीन लगवाई जाए? देखिए, हामला ख़वातीन में 92,000 ख़वातीन में स्टडी हुई अमेरिका में। पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं अभी तक हुई, और उसमें मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स को लगाया गया, यानी कि जो फाइज़र की और मॉडर्ना की। इस वक्त जो फाइज़र की वैक्सीन है, आपको शायद इल्म होगा कि इज़राइल की जो स्टडी है उसमें उसने एफिकेसी काफ़ी सिग्निफिकेंटली लूज़ की अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। अलबत्ता मॉडर्ना जो है वो अभी तक बहुत अच्छी उसकी एक स्टडी आई है, और एक हमारी ZF 2001 की जो स्टडी आई है। तो ज़ाहिर है कोशिश ये करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ वही वैक्सीन लग सकती हैं, कोई भी लग सकती है, लेकिन ये तरजीह, क्योंकि एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है वहाँ 2 जानें इन्वॉल्व हैं, एक नहीं, इसलिए उनकी तो सेफ्टी हमें डबल करनी चाहिए। और वो अपनी एहतियात तो करें ही करें, लेकिन वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि वो आज़ाद हो गई, क्योंकि उन्होंने एक अपने होने वाले बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए उनको लिए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बेहतर है, जो मॉडर्ना की सूरत में या फाइज़र की, उनमें से मॉडर्ना थोड़ी बेहतर है। 2 डोज वैक्सीन्स हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो सेकंड ट्राइमेस्टर में लगाएं या थर्ड में लगाएं, पहले में वो नहीं लगाएं, क्योंकि पहले में अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि बच्चे को क्या अफेक्ट होगा। अच्छा। इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में वो एहतियात करें, हजूमों में नहीं जाएं, जलसे जुलूसों में नहीं जाएं, और दूसरा शादियों में नहीं जाएं, और अपना निकलना बहुत ज़रूरी पड़े तो मास्क पहन के निकलें, और अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, ऑल्दो हमने एक जनरल बात की है, एक आम बात की है कि जो भी डिजीज़ वाले लोग हैं वो बात कर लें अपने लोगों से, अपने डॉक्टर से। लेट्स बी स्पेसिफिक, सबको लगवानी चाहिए, ठीक है, ये तो बात तय हो गई है, लेकिन अगर आसपास आपके कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे नीड है, तो वो कौन सी आप डिजीज़ आइडेंटिफाई करेंगे? लाइक किसी को लॉन्ग टर्म लंग कंडीशन है, या फिर कोई किसी को क्रॉनिक किडनी का इशू है, तो इस तरह के लोगों को पहले प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए। देखें फैसल, आपने बिल्कुल सही कहा, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स तो एक तो एल्डरली हैं अबव 70, ठीक है, और एक वो हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, चाहे वो ट्रीटेड है या नहीं ट्रीटेड, डायबिटिक्स हैं, और हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज़ हैं, यानी कि जिनको सांस की, छाती की एलर्जी रहती है, वो मरीज़ हैं जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हैं, ख़ासकर जो स्मोकिंग के बाद जिनके, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हैं, वो मरीज़ हैं जिनको कैंसर है और वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं या ले रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और इनको सबसे पहले वैक्सीनेट करना इसलिए ज़रूरी है, उनकी अपनी जान के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में ये बहुत अहम हिस्सा हैं। देखें, कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मरीज़ बहुत हैवी डोज की स्टेरॉइड्स ले रहा है, कॉर्टिसोन ले रहा है किसी भी बीमारी की वजह से, तो उसमें
एंटीबॉडी की जनरेशन अफेक्ट होगी, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो इतनी मुवस्सर नहीं होगी कि उसको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसने अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम सप्रेस किया हुआ है। ये तो उसका डॉक्टर ही बता सकता है उसको कि पहले स्टीरॉयड थोड़े कम कर ले, अगर पॉसिबल हो फिर लगाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन में हमारे पास एक विंडो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी की दी है, जो चंद माह की है, कि इसमें मैं पहले चंद साल कहता था, अब तो बहुत छोटी हो गई है। हमें एक काम करना होगा कि हमें अपनी 80% आबादी यानी 16 करोड़ को लगानी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन में हम कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो इसलिए ये एक ग्लोबल फिनोमिनन, ग्लोबली हमें देखना होता है, नेशनलिस्टिक नहीं देखना होता। देखें, अगर अमीर मुल्कों में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो भी जाए, तो जब तक पूरी दुनिया से ये एरेडिकेट नहीं होगी वो वल्नरेबिलिटी रहेगी। और इसीलिए उन्होंने कोई कोवैक्स बना के हम पे आसान नहीं किया, ये जो कंसोर्शियम बनाया हुआ है गरीब मुल्कों के लिए, जिसके तहत मॉडर्ना और फाइजर आई हैं, उन्होंने अपनी मजबूरी के लिए किया। उनको पता है कि ये दुनिया से एरेडिकेट होगी तो दुनिया सेफ होगी, और वाकई जो 2019 और उससे पहले की ख्वाब वाली जो अब ख्वाब लगती है हमें ज़िंदगी, उस ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और वो लोग जिनके ज़हन सारे सवाल थे कि आप अगर किसी भी मरज़ में मुब्तला हैं या प्रेग्नेंट है तो आप क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं, नहीं, आई थिंक कि उनके बहुत सारे सवालों के अब जवाब भी मिल चुके होंगे। और फैसल, जैसे हम बात भी करें कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने, इवन सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा आसान कर दिया कि आप जाएँ ईजीली भी वैक्सीन लगवा सकते हैं और रश का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर और मुलाजमीन ने अपने लिए अलग कब्रिस्तान तामीर किया, जहां शाही फ़ौज के मुलाजमीन और फ़ौजियों की भी तदफीन की जाती थी। गोरा कब्रिस्तान के नाम से मशहूर इस जगह पर कौन लोग दफन हैं, और ये जो कब्रिस्तान है लाहौर की जेल रोड की जो खूबसूरती है उसमें भी मज़ीद इजाफा करता है। आयशा अपने रिपोर्ट में मज़ीद बताएंगी। जेल रोड पर वाकई ये मनाजिर हैं उस शहर खामोशा के जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की तारीख में मसीही अक़लियत की खिदमत का अंदाजा इस कब्रिस्तान में मौजूद इन कत्बों को देख कर लगाया जा सकता है। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले सिपाही यहाँ दफन हैं, तो इल्म से उजाला करने वाले बरतानवी असातिज़ा भी यहाँ आसूदा खाक हैं। बड़े मारूफ लोगों की कब्रें मौजूद है यहाँ पे, SP सिंघा, DP सिंघा और अपने अदाकार नीलो यहाँ मदफून है, जोशवा फजलुद्दीन जिन्होंने पंजाबी दरबार अखबार निकाला। लाहौर की मोहब्बत में यूरोप छोड़कर यहाँ बसने वाली पंजाब की आखिरी शहजादी बम्बा सुदरलैंड की आखिरी आरामगाह भी इसी कब्रिस्तान में है। ऊंची कब्रों के साथ कुछ कब्रें ऐसी भी यहाँ मौजूद हैं जो जमीन से महज 2 फुट ऊंची हैं। ये उन खवातीन की हैं जो इंसानी फलाह के लिए उम्र भर शादी नहीं करती। 150 साल पुराने इस कब्रिस्तान में कब्रों की तरतीब, कब्रों की डिजाइनिंग और खुले रास्तों से नज़्मो ज़ब्त का वो तासुर मिलता है जो बढ़ती आबादी वाले लाहौर शहर के अक्सर नए बनाए गए कब्रिस्तानों में मौजूद नहीं। पार्टीशन से पहले की खबरें हैं ब्रिटिश दौर की, तो कहते हैं कि लोग ये मुजस्समों को इटली से लोग लेके आते थे, इटली की बनी हुई सारी, यहाँ की नहीं बनी हुई। गोरा कब्रिस्तान के ये अहाते इब्तदा में बरतानवी राज के मुलाजमीन की तदफीन के लिए इस्तेमाल किए गए। बाद अज़ां यहाँ उस दौर की तमाम नामी गरामी शख्सियात को दफनाया गया, जिनके नाम आज भी कत्बों की सूरत जिंदा है। ये थे चंद नादरो नायाब नगीने जो इस कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक हैं। इनके अलावा भी बहुत अहम हस्तियां यकीनन यहाँ पर दफन होंगी, जिनके कामों के साथ साथ नामों पर भी अब वक्त की धूल जम चुकी है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। तो लाहौर की एक बड़ी तारीखी आपने भी बताया कि बिल्कुल, मैंने तो देखी हुई भी है माशाल्लाह, जितनी साफ सुथरी है और जितना जबरदस्त निज़ाम है। कल हम बात कर रहे थे हमारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी खित्ता है इसमें कितना ज़्यादा कॉलोनियल जो बिल्डिंग्स हैं अंग्रेज़ों की बनाई हुई वो देखने के काबिल हैं, लेकिन वही बात है ना कि हम तवज्जो नहीं देते, हम उसको उस तरीके से मेंटेन नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। स्पेशली जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में हमें उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती जिस तरह से कराची वालों का हक होना चाहिए, क्योंकि मुआशी हब है, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम ये कहते हैं ना कि पूरे मुल्क का कमाऊ पुत शहर है, ये तो मुझे नहीं लगता गलत होगा।
ठीक है, आप सही कह रही हैं। जब आपने बात कराची की कर ही दी है तो कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, और उसका आप जिक्र कर लें तो कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी। यहाँ है पंजाब ग्राउंड, यहाँ जो कार सवार हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया। लेकिन ये फुटेज में हम ये क्या देख रहे हैं, ये गाड़ी पे तो सवार नहीं है, ये तो कतार लगा के खड़े हैं। पहले ही रोज़ था और बड़ी तादाद में जो पैदल चलने वाले थे वो भी यहाँ पे लगवाने पहुँच गए वैक्सीन। तो समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम भी वहीं थे, उन्होंने इंतज़ामिया और आवाम से बातचीत भी की है, तो देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में पंजाब ग्राउंड में, जहाँ ड्राइव थ्रो वैक्सीनेशन की सहूलत शुरू कर दी गई है। कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ी वाले तो आए ही हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए, पैदल अफराद भी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और इसके अलावा मोटरसाइकिल सवार भी आए हैं जिनको ज़िला इंतज़ामिया ने अकोमोडेट किया और उन्हें वैक्सीन लग रही है। 14 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर 3 शिफ्टों में काम होगा, ज़िला इंतज़ामिया भी होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी होंगे, और सबसे अहम तरीन बात यह कि इलेक्शन हो या कोई और मौका, महकमा तालीमात के जो ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा हैं, उनका अमला है, उनके अफसरान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं जो इन बूथ पे बैठेंगे और रजिस्ट्रेशन और दीगर जो दफ्तरी उमूर है उसको अंजाम देंगे। ये टीचर्स हैं, ये हमारी बहनें, हमारी माएँ, ये हमारे भाई यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात ये होगी कि आपकी गाड़ी यहाँ आई, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई उस कैंप के ऊपर, उसमें 4 से 5 मिनट का अरसा लगेगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी इसी ट्रैक पर आगे आएगी, और इस ट्रैक पे आगे जाने के बाद वो जो वैक्सीनेशन कैंप है, आप अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे और अपनी गाड़ी आगे ले जाएंगे, और अब यहाँ से बाहर का जो रास्ता है वो आप लेंगे। इस तरह ये सहूलत 10 दिन तक के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। 5000 वैक्सीन अभी पहुंचाई गई हैं, मज़ीद पहुंचाई जाएंगी। ज़ाहिर है कि 10 दिन की ये ड्राइव है जहां पर ये सारे लोग 3 शिफ्टों में आएंगे, अपना काम करेंगे, और सबसे अहम बात यह है कि एक अच्छी सहूलत है। लोग क्या कहते हैं, गाड़ी सवार क्या कहते हैं, और ख़ुद जो ज़िम्मेदारान हैं वो क्या कहते हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बानी। मुझे किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, ये है कि बैंक अकाउंट वगैरह है या अपना सैलरी वगैरह का मसला है, ये मसला है खाली। इसके लगाना ज़रूरी है। सिम बंद होने का खतरा था मेरी बहन? नहीं, सिम नहीं, हम तो खैर हाउस वाइफ वो हैं, हमारे को इतना वो नहीं है, लेकिन ये लगाने वाकई बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला तो ड्राइव थ्रू वैक्सीन का था, लेकिन यहाँ फॉलो कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसी लाइन में लगे हुए। हम खड़े में गाड़ी वालों को तो पूछ ही नहीं रहे, वो वैसे ही जो जाके लग रहे हैं। आप कौन हैं? दोनों अम्मी हैं? जी अम्मी हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सवाल का जवाब मुझे बहुत कम आजकल समझ में आ रहा है, और वो ये कि पहले क्यों नहीं कराया था यार, जब भीड़ भी नहीं थी, अब क्यों? अभी कराना तो जब भी था, लेकिन जब भी थोड़ी भीड़ की वजह से नहीं गया, और ऑफिस का भी मसला था, टाइमिंग का मसला था, इस वजह से छुट्टी भी नहीं मिली। अभी भी मैं छुट्टी लेके आया हूँ आज। कार कहाँ है किसी के पास, अभी 3 महीने हुए जॉब को, अब जॉब से इसीलिए हम सुबह ही आ गए थे। छुट्टी होगी तो क्या होगा फिर? हाफ डे करके जाऊँगा, लेकिन अब पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। पहले डर था कि मतलब कि वैक्सीन सही नहीं लगवाना, लेकिन अब ये मतलब सारी आवाम लगवा रही है, तो फिर हमने सोचा लगवा ही लेते हैं। एक्सपो में बहुत रश था, वहाँ गए थे, तो वहाँ से वापस आए, फिर हम लोग वहाँ गए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बहुत रश था, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर रात हम यहाँ आए थे, तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ सुबह होगी, तो हम लोग फिर यहाँ आए सुबह। छोटा सा सवाल, पहले क्यों नहीं कराया था? पहले बस नहीं कराया। सिम बंद होने का डर? नहीं, कोई डर नहीं था, बस ऐसे ही नहीं कराया। हमने बोला आगे देखेंगे क्या होता है। बच्चों ने करवाई, सबने करवाई, हस्बैंड ने करवाई, मैंने ही नहीं करवाई थी। अच्छा लगा यहाँ पे इंतजाम? नहीं, सही है, हाँ सही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी अरशद वारिस, और उनके साथ मौजूद हैं नूर मुस्तफ़ा लगारी जो असिस्टेंट कमिश्नर है शाह फैसल के। अरशद साहब, पहले तो ये बताइए कि क्या इंतज़ामात हैं, आप मुतमईन हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पे लगाए 7 काउंटर, एक पैदल चलने वालों के लिए, एक मोटरसाइकिल वालों के लिए, एक 5 जो है काउंटर हैं वो हमने गाड़ी वालों के लिए। तो अब माशाल्लाह आप देखें, गेट से लेके इन होगी यहाँ से गाड़ियाँ, और होने के बाद ये आउट का हमने यहाँ पे सिलसिला रखा है। तो मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार आदमी डेली यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे। नूर मुस्तफ़ा साहब, ये बताइए कि आपने कहा था कि हम पैदल चलने वालों के लिए भी एकोमोडेट कर देंगे, आपने कर भी दिया, तो आपको क्या तवक्को है कि अंदाज़न गाड़ी वाले ज़्यादा आएंगे या पैदल वाले ज़्यादा आएंगे? हमने 7 बूथ काउंटर्स बनाए थे,
इसमें वो पहले गेट से एंटर होते हुए डाटा एंट्री करवाएंगे, फिर नेक्स्ट बूथ पे जाके और अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। तो दिस इज़ ओनली फॉर ड्राइव थ्रू। लेकिन यहाँ पे सुबह जैसे ही ये सेटअप हमने ऑन किया तो लोगों की एक बड़ी तादाद आ गई जिनकी डिमांड्स ये थी कि हमें वॉक इन, हम आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बाइक है, तो हमने बाइक वालों को भी अलाउ कर दिया और जो पैदल चलने वाले थे उनको भी हमने इसमें अकोमोडेट एक काउंटर उनके लिए डेलीगेट कर दिया। ये इंशाल्लाह ये 247 है, मतलब रात के 24 घंटे खुला रहेगा। शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में लगे इस ड्राइव थ्रू कैंप में ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि 50,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। हमने देखा है कि इस ग्राउंड में शाह फैसल, नाथा खान गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। चले किसी ना किसी तरह आवाम को वैक्सीनेशन लग तो रही है, यही सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सुकून वाली बात है कि आवाम जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा। और इस बात पर रासी भी आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं उस उड़ान की जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। हम बात करें कारोबारी दुनिया से आपको खबर दे दें कि जनाब डॉलर की उड़ान जिसने गुज़श्ता रोज़ ऊंची उड़ान भरी है और पाकिस्तानी रुपए को बेकदरी का शिकार कर दिया और 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ डॉलर एक दिन में 1.5 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 164 रुपये तक पहुंची। तमाम अशारिये बताते हैं कि मुल्क की मईशत ट्रैक पर है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान के मुआशरी इस्तेहकाम को सराहा भी जा रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में डॉलर का महंगा हो जाना ये किस बात की तरफ इशारा करता है और इससे क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं हमारे कारोबारी सेक्टर पर? बिल्कुल, बड़ी ये एक अहम सिचुएशन बनी है। डॉलर उड़ान भरता जा रहा है। अगर 1 जुलाई से हम बात करें तो डॉलर 3.9% ऊपर जा चुका है। और साथ में हम आपको ये भी बताएं कि अगर आप जो डीलर्स हैं उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि डॉलर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो कीमतें बढ़ रही हैं वो एक फैक्टर उसमें वो फियर भी है कि जो एक्सचेंज रेट है वो एक हायर लेवल पे जाके जो है वो एडजस्ट ना किया जाए। और ये भी हम आपको बताएं कि डॉलर जो है वो 1.24 रुपये जो है एक सिंगल सेशन में पीर वाले दिन वो ऊपर गया है, जिसके बाद 163.67 रुपये पे वो फ़रोख्त हो रहा था। और जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इंटर बैंक के हवाले से बताया कि 164 तक जा पहुंचा है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ डॉलर की कीमत जो थी वो 164.20 रुपये थी और पीर के ही दिन की हम बात करें तो वहाँ 1.5 रुपया डॉलर जो है वो बढ़ा है। तो बहुत ही बेरिश ट्रेंड हमें पैसे का दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब ज़्यादा को वक्त देने के लिए। एकदम कीमत में जो इजाफा हुआ है डॉलर की, क्या समझते हैं इसकी वजह? देखें, बहुत सारी वजूहत होती हैं। जब करेंसी में जो है वो इजाफा होता है या कमी आती है तो इस मरतबा जो है इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा। और ये आपको पता होगा कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एक तो उनकी इंपोर्ट्स हैं और उसके अलावा मशीनरी इंपोर्ट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। और मशीनरी इंपोर्ट्स में क्यों इजाफा हुआ है उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ने टर्फ फाइनेंसिंग जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए एक सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो किए थे, इंटरेस्ट रेट नीचे किए थे। और जो 4 से 5% जो है 8-10 साल के लिए आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और अपने बिजनेस में नई जो है जिद्दत ला सकता है या फिर बिल्कुल नया प्लांट लगा सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो कंपनीज ने लोन्स लिए हैं नए, और उसमें टेक्सटाइल्स भी हैं, उसमें सीमेंट भी हैं। वैसे भी टेक्सटाइल्स के लिए तो अपना उनके लिए जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है वो भी काफी सस्ता होता ही है। बट ये वाली जो स्कीम थी इसके तहत जो है तकरीबन 400 अरब रुपए से भी ज्यादा की जो है ना लोन्स लिए गए हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए गए हैं। तो उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि जो पिछले साल के मिड से शुरू हुआ था
तो इस साल वो मशीनरी इंपोर्ट होनी होती थी, और यही जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसी दरमियान में प्रेशर आएगा इंपोर्ट्स पे, क्योंकि ये मशीनरी जो है हैवी इंपोर्ट होगी प्लांट्स की, जो कि प्लांट्स लगेंगे। इसकी देखिए अच्छी चीज़ ये है कि इसकी वजह से आने वाले महीनों में, सालों में ग्रोथ होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जो है ये इंपोर्ट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं आज भी, क्या हमारे पास इतने डॉलर्स हैं? क्योंकि अच्छी बात यह है कि रिजर्व्स हमारे एक स्टेबल जो है अमाउंट हमारे पास है, एक अच्छे लेवल्स पे हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ प्रेशर इसी वजह से आ रहा है कि एक तो ऑयल ने जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें इंक्रीज आया है, यानी कि लास्ट ईयर ब्रेंट जो है वो $16 तक चला गया था, और आज वो जो है $75 तक आ गया है। ब्रेंट ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप तो हम जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी महंगी है, और दूसरा फिर ये मशीनरी इंपोर्ट, तो इन दोनों का एक बड़ा प्रेशर है करेंसी पे। ठीक है, अच्छा खुरम, ये तो इंपोर्ट था, ज़रा एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो मुझे उसकी हकीकत भी ज़रा बताएं। जो बताते हैं वही है, ये जो सोशल मीडिया पे एक धूम मच जाती है उस हवाले से, उसमें कुछ सदाकत है? देखिए मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट्स में भी इसी तरह से है। एक्सपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, लास्ट ईयर के मुकाबले में ग्रोथ है, बट अगर आप पिछले महीने के मुकाबले में देखें तो 14% का डिक्लाइन है एक्सपोर्ट्स में भी। अच्छा। तो देखें पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में तो सब चीजें ऊपर हैं, क्योंकि पिछले साल तो कोविड था, और इसलिए आपका टैक्स भी ऊपर होगा, आपको एक्सपोर्ट्स भी ऊपर नजर आएंगी, आपको जो है और दूसरी कमोडिटीज की जो है वो सेल्स और वॉल्यूम्स भी नजर आएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर पिछले महीने के मुकाबले में आप जो है वो अगर एनालिसिस करते जाएं कि पिछले महीनों के हिसाब से कितनी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ आपको ज्यादा रेलेवेंट जो है वो एक पर्सपेक्टिव देता है, तो उसमें जो है सीमेंट में भी तकरीबन 21-25% का डिक्लाइन है सीमेंट की सेल्स में। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो है एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, लेकिन बात यह है कि ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें इस तरह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश होने लग जाएं कि जी हमारे यहाँ बस एकदम से सब चेंज आ गया, ऐसा नहीं है। ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपको बिल्कुल जो है वो खुश होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमें बहुत काम अभी करना है। एक्सपोर्ट्स हमारी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस पोटेंशियल से बहुत नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स टॉक इन द लेमैन लैंग्वेज। एक आम आदमी के लिए बताइए कि जब भी किसी मुल्क की करेंसी जो है वो डाउनफॉल का शिकार होती है, बेकदरी का शिकार होती है, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जो मुतासर होते हैं? देखिए मुतासर में वो ज़्यादा होते हैं जो इम्पोर्ट ड्रिवन होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑयल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर में जब भी, क्योंकि हम अपनी जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल पूरी इकॉनमी में, उसका 85-80-85% तक जो है वो इम्पोर्ट होता है। अब तो आप देखें जो पावर सेक्टर में आप अब जो बिजली बनाते हैं वो LNG पे ज़्यादातर बना रहे होते हैं, और LNG इम्पोर्ट होती है, और इसी तरह फर्नेस ऑयल पे बिजली आप थोड़ी बहुत बनाते हैं, वो भी इम्पोर्ट होती है। कभी कभार डीजल पे चले जाते हैं, बहुत कम होता है ऐसा, बट वो भी इम्पोर्ट होता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हम फूड इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। पिछले साल हमने तकरीबन कोई $800-900 मिलियन की तो वीट इम्पोर्ट कर ली, शुगर इम्पोर्ट कर ली, और अब तो कॉटन भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हम जिस पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन इससे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा फायदा भी होता है, जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, और इसके अलावा जो है और कुछ हैं जिसमें जो है आपको, जैसे पावर सेक्टर है उसमें डॉलर ड्रिवन रिटर्न्स हैं। पर पॉइंट ये है कि आपको इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं बनना, आपको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना है। और एक्सपोर्ट ड्रिवन यानी कि हम लोगों को, दुनिया को चीजें दें, और अपनी पॉपुलेशन के लिए भी चीजें बनाएं और दुनिया को भी दें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्टिविटी आए, इन्वेस्टमेंट आए, और हमारी इकोनॉमी भी चले, अपने लोगों को भी हम अशिया बनाएं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, यानी एग्जैक्टली जो आप ये बात कर रहे हैं, इसी से अगर एक सवाल निकालो, ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर, लेकिन आपने की कि हमें इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं बनना, हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना है। और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हम उसी वक्त बन पाएंगे जब हमारी ना सिर्फ ये कि जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, ना सिर्फ वो फले फूलें, बल्कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमारी SMEs हैं, वो भी बहुत बेहतर करें, तभी तो हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप करंट गवर्नमेंट में इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए? देखिए काफी अच्छा आपने पॉइंट ये रेस किया है। SMEs किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती हैं, हमारी इकोनॉमी का भी बैकबोन रही हैं, आज भी हैं, और उन्हीं को हमने सपोर्ट करना है। हमारी इकोनॉमी का तकरीबन कोई 35% हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट होता है SME सेक्टर के जरिए, और एक्सपोर्ट में भी $5-6 अरब की एक्सपोर्ट में हिस्सा है SME सेक्टर का। आपकी नॉन लेबर फोर्स जो है
उसमें उसका जो है 80% तकरीबन जो है वो SME से आता है। तो आपकी तो बैग वो नहीं SMEs है। और अब तो नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, नए यंगस्टर्स जो हैं अपनी कंपनियां बना रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, जो भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, उसने SMEs की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया है उस तरह से, और जो है कैपिटल उनको नहीं मिला। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छी चीजें ये की हैं कि मिनिमम कैपिटल जो है इंश्योर किया है थ्रू कामयाब जवान, थ्रू अदर। और खुरम हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसीज और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत काफ़ी हद तक कारआमद साबित हो रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तानी मईशत की जब भी हम बात करते हैं तो खान साहब की पॉलिसीज़ की कहीं कहीं तारीफ भी होती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब आपको शो में मिलवाएंगे ऐसे बहन भाई से जो सबके लिए मिसाल हैं। इनकी हिम्मत, मेहनत और लगन का कोई जवाब नहीं है। वैसे और लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम इन्हें कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड। ये कराची के बहन भाई हैं। इन्होंने घर में खाने का रेस्टोरेंट खोला है जो घर के बेहतरीन खाने बनाकर लोगों को ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। महक, और मेरे नज़दीक तो ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने किसी भी महरूमी से नहीं रखा होता और उसके बावजूद वो लोगों के आगे हाथ मांग रहे होते हैं, हाथ हिला रहे होते हैं, शिकवा करना होते हैं। लेकिन आप इन लोगों को देखेंगे इतने माशाल्लाह स्पेशल हैं कि भाई खाना बनाते हैं ज़बरदस्त, और जो कोई खाता है खाता रह जाता है। आखिर राज क्या है, मैनेज कैसे करते हैं और हमें कब भेज रहे हैं, हमें कब खिलाएंगे अपने हाथों का मज़ेदार सा खाना। सुबह सुबह वैसे बड़ी भूख लगती है हमें। अली खान तरीन और उनकी बहन फ़िज़ा हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़िज़ा और अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िज़ा, ठीक ठाक हैं आप दोनों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े बेहतरीन हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं और माशाल्लाह आपके साथ बैठ के और भी अच्छे लग रहे हैं। फ़िज़ा, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपकी और हमारी म्यूचुअल फीलिंग्स जी। चलें फ़िज़ा, आप मुझे बताएं कि ख़वातीन तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ा उन्हें होता है ना कि खाना पकाना है, खाने पकाने की शौकीन होती हैं। मुझे निकाल के मुझे लगता है दुनिया की सारी ख़वातीन को खाना पकाना आता है, लेकिन आंखें रखते हुए भी कुछ ख़वातीन जो हैं उनसे मसाला या तो कम हो जाता है या तेज़ हो जाता है या भूल जाती हैं मेरी तरह। आप माशाल्लाह 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 कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? इसका एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मतलब हमें एक सलाहियत नहीं दी होती, तो हमारे जो बाकी होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हम अटेंटिव और एक्टिव रहते हैं। मतलब बहुत अटेंटिव रह के अगर हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी इंसान कोई भी अटेंटिव रह के काम करेगा तो उससे मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक हमेशा तब होती है जब हम बहुत इजी लेते हैं चीज़ों को। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम उससे बहुत चैलेंजिंग लेके और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मिस्टेक नहीं हो रही होती है। अच्छा, और वैसे मैं एक ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। मैं आपने कहा कि जी खातीन के हाथों में जायका होता है, दुनिया भर के आप देख लें जितने होटल्स में बड़े शेफ्स हैं वो सारे मर्द हैं, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ते। खाना खाना होता है, चाहे खातून चाहे हमें फ़िज़ा बना के भेज दे, चाहे हमें अली बना के भेज दे, हमने तो खाना खाना है। तो फिर ये बताया अली कि ये किसका आइडिया था और दोनों बहन भाइयों ने जिम्मेदारियां कौन कौन सी बांटी हुई हैं, यानी कि किसने जो है वो पहले बड़ा काम करना है, फिर किसने आखिर में जो है वो ऐसे करके यूं गार्निशिंग करनी है, ऐसे वाली? बस ये वाली। अच्छा जी, आइडिया बेसिकली हम दोनों का ही था। मेनली मेरा आइडिया था कि कोई वेंचर शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने क्योंकि IBA से पढ़ी है और बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि जी कोई एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर होना चाहिए। हम पर्सनल विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर बात करते हैं, हमने बहुत सी रिसर्च की जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा था और अपने स्टडीज़ के दरमियान भी, तो हमें बहुत सारे लोग नज़र आते थे जो कि अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप तो हमें बहुत रेयर केसेस मिलते थे। तो उस टाइम भी डिसाइड कर लिया था कि क्या लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो जाना ही है। अच्छा, मैं 2 वेंचर्स करा रहा हूँ। एक इंक्लूसिव पाकिस्तान जो कि सोशल वेंचर है जिसमें हम अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन वगैरह के हवाले से काम करते हैं। व्हेन इट कम्स टू ख़ास फूड्स तो ऑफकोर्स ये फ़िज़ा और मेरा आइडिया था, क्योंकि फ़िज़ा के पास स्किल्स थे जो कि कुकिंग के थे और उनका पैशन था कुकिंग से रिलेटेड, और बड़े अच्छे अच्छे खाने वो हमें बना के खिलाती रहती थी। तो हमने कहा कि खाली हम ही क्यों मुस्तफ़ीद हों, पूरी दुनिया को, पूरे कराची को जो है मुस्तफ़ीद कराते हैं। सो जो रोल होता है इसमें आपने पूछा, तो फ़िज़ा का जो मेनली रोल होता है वो खाना पकाने का होता है और उसके सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मेरा रोल जो होता है वो ऑपरेशनल होता है और खाना जो है वो खाने की मार्केटिंग करने तक, लोगों तक पहुंचाने तक
और लोगों से जो है वो दाद वसूल करने तक होता है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि बहन का ये रोल होता है, भाई का ये रोल होता है, हाँ। मुझे तो एक रोल पसंद है, वो है मलाई बोटी। बोटी का मलाई बोटी हो अच्छा, जाए, तो फिजा आपको या फिर वो गार्लिक हो जाए। उन्होंने कह दिया कि वो आपको बना के भेज देंगे। फिजा मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़, वैसे तो माशाल्लाह आप सारे खाने मज़े की बनाती होंगी, लेकिन आपका अपना फेवरेट जिसको बनाने में आप कहते हैं यार आज तो बस दिल की बात पूरी हो गई ना, और घर में सबसे ज़्यादा आपके हाथ का क्या खाना पसंद किया जाता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे हाथ की जिंजर चिकन है जो बहुत पसंद की जाती है, और फ्राइड राइस बहुत पसंद की जाती है। वैसे सभी खाने पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत जिंजर चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और रिलेटिव में मेरे फ्राइड राइस की डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि वो बना के। यानी आप बनाती है जिंजर चिकन, वही महक बना ले तो हो जाएगा झंझट चिकन। ठीक है, अच्छा झंझट ही हो जाएगा घर में, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि बनता कैसे है। चले, अगर आपको नहीं पता कि नहीं बनता तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। वैसे एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो आप लोग जो है वो इस तरह के फूड्स पे जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से हैवी लोग बंदे होते हैं मेरी तरह के, वो डाइट की तरफ बहुत जाते हैं। तो सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप लोग ये वाले भी वेंचर की तरफ आएंगे तो वो भी बड़ा फूड भी अगर आप तैयार करें ना, अगर इसकी तरफ कोई आइडिया हो। आजकल कीटो डाइट का बड़ा काम मशहूर चल रही है, सो हम उस पर थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में होपफुली कीटो डाइट और डिफरेंट डाइट प्लान्स पे बिल्कुल आ सकते हैं, और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर हम लोग थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में व्हाई नॉट। बस तो पहला कस्टमर ये हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए ना। फैसल है ना, फैसल सबसे पहले जो है फैसल में ट्राई करें आप। अच्छा, ऑन एयर हम आपको रिस्पांस भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चले, हमने तो दिया, वैसे आम पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह का वो आपको फीडबैक दे रहे हैं? ख़ास तौर पे इस चीज़ को मैं ज़रूर टच करूँगा, जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि यू पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, रिएक्शन अभी क्योंकि 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई है, तो उसके बाद से तो डिफरेंट रिएक्शन मिल रहे हैं, और मेनली पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव रिएक्शन इस बात से कि वो अगर ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, विच मीन्स कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, और लोग खाना चाह रहे हैं। बट कुछ कमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि जी अगर इनके खाने में, इनके बर्गर में छिपकली गिर गई तो कैसे पता चलेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो फ़िलहाल उस तरह के फीडबैक को मैं तो इंजॉय ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फीडबैक तो कोई भी हो तो वो आपको वायरल ही बनाता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो आई एम एंजॉइंग इट। बट जनरली ये बात है, ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है ना कि लोगों को लगता है कि हम नहीं देख सकते तो खाना कैसे बनाते हैं। तो जैसे फिज़ा ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर 5 सेंसेस में से एक सेंस नहीं है, तो जो बाकी के 4 सेंसेस हैं, टेस्ट का सेंस, महसूस करने का सेंस, सूंघने का सेंस, तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे कोई आम शख्स खाता है या जैसे कोई आम शख्स पकाता है, बिल्कुल वैसे ही फिज़ा और मैं पका रहे होते हैं। और मैं तो ऐसी खामखा अपने आप को ज़रा, मैं तो अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, मेनली फिज़ा बना रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ना छिपकली गिरी है और ना ही कोई और मसला हुआ। जो आपको ये कमेंट भेज भी रहे हैं ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे ख्याल से उन्हें कुछ अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए। हमेशा ना फैसल एक बात मैं ज़रूर करती हूँ कि देखिए, अगर अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को एक चीज़ से महरूम रखा है तो बहुत सारी और खूबियाँ ऐड कर दी है, लेकिन हमारे मुआशरे में जहनी बीमार जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो किसी को अप्रिशिएट करते नजर नहीं आएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए बसारत से महरूम है, बीनाई से महरूम है, जो आपको इस तरह के कमेंट कर रहे हैं ना अली, वो जो जहनी तंदुरुस्ती है ना वो उससे महरूम है, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताएं अली, क्योंकि आपसे पहले भी इंटरेक्शन रहा है, हम आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाह रहे हैं। लोगों को ये बताइए कि क्या बाय बर्थ आपके साथ ये इशू था या फिर आगे जाके ये हुआ, और जब ये चीज़ हुई उसके बाद आपने इससे किस तरह फ़ाइट किया और अब इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब इस चीज़ को आपने एंटरप्रेन्योरल पार बना लिया है। अच्छा फैसल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड नहीं था, और बट 6-7 साल की उम्र से मुझे जो है वो सिम्टम्स फील होना शुरू हो गए थे, यानी आईसाइट वीक होना शुरू हो गई थी। तो उस दौरान मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास हम जाते थे, और डॉक्टर्स थोड़ा सा इजी लेते थे, कहते थे कि जी ठीक है, आपकी ग्रोथ की एज है और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली जो फैक्टर है ना कि आपकी ग्रोथ की एज है और आप ठीक हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस चीज़ ने मुझे बड़ी मतलब मुझे
वो मौका दिया कि मैं अपने हर ख्वाब, अपने हर जो ड्रीम्स हैं उसको एसोसिएट कर लूँ कि अच्छा जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो मैंने तब ये भी करना है, मैंने रेडियो भी करना है, मैंने टीवी पे भी आना है। तो सारी एसोसिएशन होनी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा। बट एक दिन मुझे बताया गया 10-12 साल की उम्र में कि आपने ठीक नहीं होना है, आपने जो है वो सारी ज़िंदगी ब्लाइंडनेस के साथ गुजारनी है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल मोमेंट था, क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी आई साइट से एसोसिएट कर रहा था और फिर एक 10 साल के बच्चे को बताया जाए कि बेटा आपने सारी ज़िंदगी जो है वो बग़ैर देखे गुजारना है, तो वो थोड़ा मोमेंट था, मैं परेशान हुआ। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा मेरे पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, एक तो या तो सारी ज़िंदगी रो धो के गुजार दूँ, और ये सवाल जो हम अपने आप से अक्सर पूछते हैं ना, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो सारी ज़िंदगी करते करते मर जाऊँ। और दूसरा सवाल मेरे पास जो ऑप्शन बचता था वो ये था कि ठीक है अब जो चीज़ होनी थी वो हो गई, तो जो ख्वाब मैंने देखे थे, जो मेरी गोल्स थे, व्हाई नॉट अचीविंग देम विदाउट साइट। सो वहाँ से जब मेरा सफ़र शुरू हुआ तो फिर मेरी तालीम भी शुरू हुई, फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा, मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स भी किया, मैंने एमफिल में अभी इन प्रोग्रेस है, रेडियो भी किया, और जो है वो डिफरेंट और चीज़ें भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये जो अली आपकी हिम्मत है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए माशाल्लाह रहा है। फ़िज़ा, मेरा सेम सवाल आपसे है, आवाम यकीनन आपके बारे में भी जानना चाहेगी कि बाय बर्थ ये इशू था या आगे चल के, जैसे अली ने हमें बताया कि 6-7 साल की उम्र में उनके साथ इशू होना शुरू हुआ, तो प्लीज़ आप भी बताइएगा। अच्छा, अली के साथ 6-7 साल की उम्र में हुआ था और मैं एटलीस्ट 18 ईयर की थी। तो जब मेरा विज़न गया था, और मैं बाय बर्थ में पार्शली थी, ठीक है, मुझे नज़र आता था, लेकिन मैं किसी पे डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं थी। अपने टास्क इंडिपेंडेंटली करती थी। लेकिन जब मैं 18 ईयर की होने लगी तो एकदम से मेरा विज़न एकदम से मेरे आंखों के आगे धुंधलापन आने लगा, वीकनेस सी होने लगी। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर से चेकअप कराया, तो मैंने कहा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, क्या मुझे नज़र आना बंद हो जाएगा? तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला जी। तो उसके बाद ना मैं उनसे कोई सवाल करने की हिम्मत रखती थी, ना उन्होंने मुझसे कोई और बात की। और मेरे लिए अली माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो अली ने बहुत जल्दी रिकवर किया था। लेकिन मैं एक वक्त गुजार चुकी थी, 18 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है जो आप आंखों के साथ गुजारते हैं। तो उसके बाद मेरे लिए आई थिंक 10 साल मुझे लगे हैं अपने आप को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए। लोगों के सामने तो शायद मैं थी कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर जंग होती थी, जो मेरे अंदर मतलब एक बहुत खौफ होता था, जो मेरे अंदर उदासी होती थी, वो सिर्फ मैं जानती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा लाइफ का अज़म भी है कि मैं बाकी सारी लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, ट्रेन करूंगी और एम्पावर करूंगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। 18 साल की वो उम्र होती है कि जब आप दुनिया के तमाम रंग देख चुके होते हैं कम व बेश, लेकिन उसके बाद से इस तरह की चीज़ आ जाना, बताएंगी कि ज़िंदगी इस वक्त कैसी है आपकी, और उससे अगर आप 18 साल से पहले से कंपेयर करें तो? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप मुझे 18 साल से 28 साल पे देखेंगे तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मतलब किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन मैं सारी रात रोते हुए गुजरती थी कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं जीना, अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लें, और या तो मुझे ठीक कर दें या फिर मुझे अपने पास बुला लें। तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे मकसद दिया कि आप खुद भी ठीक हो और बाकियों को भी इंडिपेंडेंट बनाओ, ट्रेन करो, एम्पावर करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरा बेटा है 10 मंथ का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारे काम मैं खुद करती हूँ, अपने हस्बैंड के सारे काम मैं खुद करती हूँ, इंडिपेंडेंटली सारी डोमेस्टिक स्किल्स देख रही होती हूँ, अपना कुकिंग के टास्क में सारे खुद ही देख रही होती हूँ। टाइम मैनेजमेंट कुकिंग में बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से मुतमईन हूँ, और शायद अल्लाह ताला ने मेरा विज़न इसलिए लिया था कि वो मुझे और दुनिया को ये दिखा सके कि बनाई के बगैर भी आप इंडिपेंडेंटली खुदा ताला ने आपसे बिनाई लेके आपको मशले राह अता की है, आपसे रोशनी लेके दूसरों को रोशनी अता की है कि जिनके पास रोशनी नहीं है, जब वो अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और कम्पिटिटिव तरीके से गुजार सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये वाई मी से वाई नॉट मी तक के सफ़र
को हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं अली और फ़िज़ा। और ज़रूर ये एक लेसन है ज़िंदगी का कि अगर परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अगर परेशानी और मुश्किलात से नबर्द आज़मा होना है तो फिर इन दो बहन भाइयों को देख लीजिए। और हम इंतज़ार करेंगे कि वो रोल पराठा कब आता है और जल्दी से खाना कब आएगा, हम कब खाएंगे। तो जनाब अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदाए पुलिस हमारे कौमी हीरोज़। पिछले कुछ सालों से 4 अगस्त को कौमी सतह पर पहली बार यौम शोहदाए पुलिस मनाया गया ताकि कौम की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले इन बहादुर पुलिस अफसरान और सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया जा सके। साथ ही पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन को ये एहसास भी दिलाया जा सके कि मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले अफसरान और अहलकारों के लवाहिकीन के साथ पूरी कौम, बच्चा बच्चा और उनकी हमदर्दी मौजूद है। बिल्कुल। और जब जब हम कौम के मुहाफिज़ों की बात करते हैं तो मैं हमेशा, मेरे जहन में एक बात आती है कि बड़ी हिम्मत वाली वो माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इस फील्ड में भेज देती हैं, ये जानते हुए भी कि हर वक्त एक खौफ, एक डर उनके दिल में है, लेकिन उसके बावजूद इस वर्दी जो कि पहचान है उनकी, और ये मुल्क जिसकी मट्टी, जिसकी आवाम की खातिर उन्होंने कसम खाई, वादा किया कि जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे, उस कसम की खातिर वो अपने घरों से बाहर निकले। आज यौम शोहदाए पुलिस पर हमें ज्वाइन किया है शहीद कांस्टेबल नुमान के वालिद मोहतरम और इसके साथ ही साथ SP शहला ने। हम जानेंगे सबसे पहले तो एक वालिद की जो कैफियत होती है ना, कि जब वो बेटे को एक पोजीशन पर देखते हैं लेकिन जब एक ऐसी वर्दी उनके हाथ में आती है जिस पर लहू लगा हो, और जब कभी वो बाप से गुफ्तगू कर रहा और बाप को बता रहा कि अब्बा जान मैंने कसम खाई है कि मैंने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, शहादत का मर्तबा मुझे मिले, आप ये दुआएं करें। क्योंकि हमने हमेशा देखा है हमारे जो मुहाफिज हैं उनका एक ही अज़्म होता है कि शहीद होना है। तो वालिद साहब की क्या कैफियत थी जब उनके बेटे ने अगर उनसे ये बात की। इसके साथ ही साथ शहला हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक औरत के लिए कितना मुश्किल है इस फील्ड को और इसके साथ साथ घर को और फिर लोगों को राज़ी रखना कि मुझे इस फील्ड में आना है। सबसे पहले तो मैं शहीद नुमान के वालिद से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले की बात कि आप अपने बेटे को खुद इस फील्ड में उस तरह की जगह पर भेजने के लिए दिल को राज़ी और मजबूत कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कौम और वतन वो सबसे पहले है, अव्वलीन तरजीह है उसकी हिफाजत। जी जी, बस ये कि मैं तो एक ही बात करूँगा कि मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर। मेरा बेटा शहीद हुए और मैं एक शहीद का वालिद हूँ। ये इस वक्त जो जज्बात टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ये आंसू हैं, ये वो हिम्मत है, ये वो इस्तक़लाल है जो हर उस बाप में है कि जो अपने बेटे को अपनी गोद में छोटे से लेके अपने कंधों पे चढ़ा सवारी कराता है और फिर एक दिन ख़बर आती है कि आपका बेटा इस कौम के लिए शहीद हो गया है। हम आपसे ज़रूर सैयद साहब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे माशरे में ये होता है कि हमारे बच्चों को कहा जाता है कि जी नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, बहुत सारी चीज़ें इससे ये भी जुड़ी होती हैं कि इस फोर्स में क्या मिलना है, तनख्वाह कितनी है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखा और वो क्या जज्बा था, नुमान का क्या जज्बा हुआ करता था जब भी वो ड्यूटी पर जाया करता था? नुमान का ये जज्बा था कि उसको पुलिस में जाने का शौक़ था और पुलिस में गया। बहुत कम अरसे में 4 साल उसकी सर्विस थी, 1 साल तो तकरीबन ट्रेनिंग ही निकल गई थी, 3 साल उसकी 4 साल टोटल सर्विस थी और वो उसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया, वो शहीद हुआ। मुझे फ़ख्र है पुलिस का महकमा है उसको नुमान पे फ़ख्र है कि नुमान ने शहादत उसको मिली। शहादत हर आदमी को नहीं मिलती, जिसके मुकद्दर में होती है उससे मिलती है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी कौम का बेटा
इस फील्ड में हो ना, उसकी शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है। नुमान ने कभी आपसे ये कहा कि अब्बा जान मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत का रुतबा मिले, मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ करें। ये बात तो मेरे से कभी उसने नहीं की, लेकिन ये कि उसको अपने काम से बहुत लगन थी, काम से उसको अपने काम से उसको बहुत लगन थी, मोहब्बत थी और वो कौम के लिए और अपने डिपार्ट के लिए नाम रोशन करने के लिए कुछ करना चाहता था और वो जान की बाजी देके उन्होंने कर दिखाया। हम इस पे मजीद भी सर आपसे बात करेंगे, जो उसने करके दिखा दिया। बेशक बेशक। सर, मैं एक और से सवाल पूछना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी कौन सी बात है नुमान की जो कि हमेशा याद आती है? जब भी नुमान का जिक्र होता है सबसे पहली बात जो बाप के दिल को, बाप के कलेजे को जाके लगती है, वो कौन सी बात होती है? मेरा बहुत ही फर्मा बरदार बेटा था, सबसे छोटा था और बहुत प्यारा था। मैं अगर उसको कुछ उससे मैं कह भी देता, उसने कभी बुरा नहीं बनाया। अच्छा। कभी उसके माथे में मैंने सलवट नहीं देखी, कभी उसने कोई बात बुरी, मेरी नहीं, शादीशुदा 3 बच्चे हैं उसके। और ये बाप की दुआएं ही थी, ये बाप की हिम्मत थी, क्योंकि एक बाप की हिम्मत ना कि सबसे छोटा बच्चा तो बड़ा लाडला होता है ना माँ बाप का। हमेशा बाप और माँ ये चाहते हैं कि छोटा नजरों के सामने रहे ठंडक बन के। जब पहली तनख्वाह नुमान को मिली होगी, क्या लेकर आए होंगे आपकी? तनख्वाह की बात जो है ना, वो तो खैर मैंने तो कभी उससे पूछा भी नहीं कितनी तुम्हारी सैलरी है, क्या है। वो अपने उसके बच्चे थे, ज़ाहिर है कि उसका पूरा नहीं होता था, बल्कि मैं अपने पास से उसको देता था। समझे, छोटा बच्चा था, लाडला था सबका। जैसे ये सब जो सबसे छोटा बच्चा था उसके नसीब में सबसे बुलंद दर्जा आया है। आपकी आंखों से आंसू रवा है, यकीन मानिए कि हमारे दिल भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपकी तकलीफ। आपकी बात कर, मैं आपके सामने अभी मैं जज्बात पे काबू नहीं पा सका, वरना मेरा बेटा शहीद हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट वाले सारे आए, अरफान बहादुर साहब आए, बाकी एसपी वगैरह सब आए, लेकिन MNA भी आए, MPA भी आए, सैयद गनी भी जनाजे में था। लेकिन आप यकीन करें कि मेरा एक आंसू नहीं निकला जब मेरा बेटा शहीद हुआ। मैं जब दफनाने के बाद, जज्बात पे जाहिर है इंसान, जज्बात। मुझे सब ये कहते थे कि जितने भी अरफान बहादुर साहब आए, SP आए, सारे 3-4 SP थे, अरफान बहादुर साहब थे, SSP थे, SHO थे, 2 और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि एक SP थे, एजेंट थे, मुझे नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपका बाबा, जो आपकी हिम्मत हमने देखी है, यही हिम्मत अरफान SSP साहब के दादा की थी। जब उनका वालिद शहीद हुआ था, वो भी एक शहीद के बेटे, जी हाँ, तो उनका भी यही जज्बा था। उन्होंने भी बहुत ही हौसला था उनका, लेकिन अभी मैं इस बात क्यों, जाहिर है एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन बतौर एक मुसलमान फिर हमारे ये जो ईमान का हिस्सा है, ये हमसे वादा भी कर दिया गया है। खुदा ने अपने अल्फाज उस किताब में, जिसको हम कुरान कहते हैं, उसमें महफूज कर दिए हैं कि जो शहीद हो जाएं वो मरते नहीं हैं। यकीनन हमें और आप में वो शऊर नहीं है। यकीनन जिस वक्त आप फ़ख्र करते होंगे उस पर, तो वो कहीं ऊपर आसमानों से बैठा जन्नत की सवारी पे सवार होके ज़रूर आप मुस्कुराता होगा। उन्हें बड़ी तसल्ली होती होगी क्योंकि हर बेटा, हर बेटी, हर औलाद ये चाहती है कि माँ बाप कहीं ना कहीं इस पर फ़ख्र करें, हम ऐसा कोई काम कर जाएं। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले कहा कि मुझे बेटे पे फ़ख्र है, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का वालिद हूँ, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर फ़ख्र है। उसने महकमे का नाम रोशन किए। तो दूसरी बात है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, फौजी आदमियों में मैंने 71 की जंग भी लड़ी है। तो हमारे तो आपको पता है, आर्मी और पुलिस ये तो कौम और मुल्क की खिदमत करते हैं। के लिए बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हम जब भी बात करते हैं ना, हम इसीलिए तो महफूज है। ये लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं तो हम आराम से सोते हैं, और इनकी वजह से एक सुकून वाली छत हमें मुयस्सर है ना, जिसमें अपनी जानों पे खेलते हैं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम पेश करता हूँ, और जितना सलाम, जितना नजराना हम दे फैसल, उतना कम है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे मौजूद रहे हैं। SP शैला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। SP साहब बहुत शुक्रिया।
इससे पहले कि हम इस चीज़ पे गुफ्तगू करें कि बीइंग अ वुमेन क्या आपको चैलेंजेस उसमें दरपेश हैं, आज का दिन बड़ा ख़ास है। हम उन रूहों को याद करते हैं कि जिन्होंने ये ना देखा कि आगे कितनी मुश्किलात थी, कितनी परेशानी थी, चाहे वो दहशतगर्दी से नमर्द आज़मा हो या फिर कोई कौम पे कोई आफत टूट पड़े, कोई सैलाब हो, कोई ज़लज़ला हो। पुलिस जो है वो ऐसी फ़ोर्स है गो के हदफ़ तनकीद ज़रूर बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो। अभी मैं बताऊं देखने वालों को कि ये जो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, जो कि देखने में बड़ा आम सा लगता है, लेकिन वो तमाम लोग जो हदफ़ तनकीद बनाते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि दोपहर 12 बजे के वक्त में कराची की गर्मी में, लाहौर की गर्मी में वो बुलेट प्रूफ जैकेट एक बार पहन के सिर्फ आधा घंटा ड्यूटी दे दें। आपको पता चल जाएगा कि पुलिस, फौज, रेंजर्स किस जज्बे के साथ सड़क पे मौजूद रहती है। एसपी साहबा, आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से अगर आप कुछ गुफ्तगू हमसे करना चाहें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और महक कि आपने आज इस दिन की अहमियत को जाना और पूरा नेशनल लेवल पर आज जिस तरह से खराज अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं अपने शहदा को। और मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि पुलिस के अंदर 4 अगस्त 2010 में जो है वो हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस वर्दी IGP सिफ़त गयूर साहब, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था और उसी मुनासबत से उनके नाम से इस दिन को मौसूम किया गया। ना सिर्फ मौसूम किया गया बल्कि तमाम उन शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके घरानों को, उनकी तमाम फैमिलीज़ को, कि पुलिस का जो महकमा है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना, जो सबसे अनमोल चीज़ इंसान के पास होती है ज़िंदगी, उस तोहफ़े को उन्होंने कुर्बान किया इस महकमे की जो है वो शान के लिए, फ़ख्र के लिए और इसकी साबित कदमी के लिए। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अजीम जज्बा होता है, नो डाउट, कि जिसके तहत एक मीगर सैलरी के अंदर कोई शख्स ये कहने को तैयार हो जाए, और ये ना सिर्फ कहने को बल्कि अपनी जान तक का नजराना देकर लोगों ने मिसाल रकम की और चंद रुपयों की खातिर, ठीक है, आपको सैलरी बहुत अदर डिपार्टमेंट्स भी देते हैं, लेकिन ये वो एक अजीम जज्बा होता है जो आपको मोटिवेट किए होता है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है। चूँकि देखें, खल्के खुदा की खिदमत हर शख्स किसी न किसी तरह कर रहा होता है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, इंसानियत की बात करें, हर शख्स अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। और ये बड़े नसीब की बात है। ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ रहकर आप नेकी का हुक्म भी देते हैं और बुराई से रोकते हैं। आप क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते हैं तो आप नेकी का हुक्म दे रहे होते हो अल्टीमेटली। सो दोनों चीज़ें, वो आपका ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो रहा होता है और आप खल्के खुदा की खिदमत भी कर रहे होते हो और उसके एवज आपको सैलरी भी मिल रही होती है, आपका नानो नफ़ा भी चलता है। तो मैं समझती हूँ कि पुलिसिंग एक ऐसा महकमा है कि जहाँ पर आप एक दिन में जन्नत कमा सकते हैं। और अगर आप नेक नियति और अच्छाई के साथ जैसे आपने अज़्म की बात की ना, तो मुझे ये बताएं कि आप में ये अज़्म कैसे पैदा हो गया? ये बड़ी जो ख़वातीन होती है ना, उनको हिम्मत चाहिए होती है। पाकिस्तानी वुमेन जो हमारा माशरा है उस हवाले से देखिए, कोई भी, मैंने अभी आपसे बात की कि खल्के खुदा की जो एक अंदर इंसान के अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं लेक्चरर थी डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई एंड देन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि मुझे कुछ और करना है, समथिंग यूनिक जो पहले नहीं हुआ है। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और चुना इस काम के लिए और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारियां आयद की और मैं कराची की पहली खातून ASP अपॉइंट हुई और SP सिटी ऑपरेशन रही तकरीबन 3 साल। अभी राइट नाउ SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कमांड कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया काम करने का और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की मदद होती है। ऑल्दो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बीइंग अ वुमेन। पहले तो हम ये समझते हैं कि जी मर्द और औरत में फ़र्क नहीं होता, यूनिफॉर्म जब आप पहन लेते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा चैलेंज है इन अ सेंस कि ख़वातीन को, चाहे मीडिया में हो, किसी भी फील्ड में हो, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी में हम जिंदा हैं, हमारा जो कल्चर है वो पैट्रियार्की है, तो उसके अंदर रहते हुए उस माइंडसेट के अंदर आपको थोड़ी रेजिस्टेंस आती है, सोसाइटी की तरफ से भी आती है और डिपार्टमेंटल नॉर्म्स की भी अगर हम बात करें तो अभी वुमेन को अपनी स्पेस बनाने में वक्त लगेगा। लेकिन और वो जो खातून आपको देख रही हैं ना घर बैठे, उन्होंने अपना ये सफ़र, इसका आगाज़ कर दिया है। अच्छा, और अब पूरे पाकिस्तान में आपको जान के हैरानगी होगी, तकरीबन 60 के करीब जो है वो वुमेन ASPs आ चुकी हैं या CSS और कमांडिंग पोजीशंस में हैं। तो और ये चेंज आ चुका है और हमारे डिपार्टमेंट में अब चीज़ को बड़ा इनकरेज किया जाता है वुमेन को और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन सही साहब आखिर में, क्योंकि आपने जिक्र किया है 71 का, इतना बताइए कि आपकी कहाँ पोजीशन थी, आपकी कहाँ आप स्टेशन थे? सियालकोट में थे।
सियालकोट में आप स्टेशन थे और आपके बेटे ने कहाँ जाम शहादत नोश किया? जी, आपके बेटे ने कहाँ जाम शहादत नोश किया? सुखन थाने की सुखन थाने में। सियालकोट से लेके सुखन तक और इससे आगे जहाँ जहाँ पुलिस का नाम है, फ़ौज का नाम है, उन तमाम की तरफ से टीम नया दिन आपको सलाम पेश करती है। और एक बार फिर यकीनन आपका बहुत गहरा गम है, लेकिन यकीन मानिए कि वो जो शख्स कर गया है उसने ना सिर्फ अपना बल्कि आपका, आपके पूरे ख़ानदान का, इस मुल्क का, इस मिट्टी का, इस पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गया है। एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर उंगली उठाती है कि यहाँ से खुदा न खास्ता दहशतगर्दी होती है, हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम पहले तो शिकार हुए और फिर हमने दहशतगर्दों का चुन चुन कर शिकार किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एसपी शैला, आप शो में तशरीफ़ लाएँ। और यकीनन महक, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे गुफ्तगू जितनी करते जाएं वो कम है। क्योंकि जब भी हम अपने मुहाफ़िज़ों की बात करते हैं और जब हम अपने हीरोज़, अपने शहदा की बात करते हैं, तो एक ही बात याद आती है कि जब जब ये लोग मैदान में होते हैं तब तब इनके माँ बाप के जो हाथ होते हैं वो दुआओं के लिए होते हैं, ना सिर्फ इनके बल्कि पूरी कौम के। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपने अमान में रखे जो इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं हम दिलकश आवाज़ के मालिक मारूफ गुलकार अखलाक अहमद। इन्हें बिछड़े 22 बरस बीत गए हैं। उनके फ़न पर आपको दिखाएंगे मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। दिल को छू लेने वाला अंदाज, कानों में रस घोलती आवाज, गुलकार इखलाक अहमद की पहचान। इखलाक अहमद ने करियर का आगाज 1960 में स्टेज से किया। 62 फिल्मों के लिए सिर्फ 90 गीत गाए, लेकिन उनका नाम चोटी के गुलकारों की फहरिस्त में नुमाया है। इखलाक अहमद ने गायकी के शोबे को पूरी दुनिया में नई जहत अता की और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए उनके गाए हुए गीतों ने मौसीकी समझने वालों को अपना मदा बना लिया। करियर के अरूज पर इखलाक अहमद को खून का सरतान हो गया। 4 अगस्त 1999 को इखलाक अहमद की मनमोहनी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं जनाब, जरा फिल्मी दुनिया का रुख करेंगे। एजेंट 007 के किरदारों में मर्दों के दिन अब तमाम हो गए हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म में किरदार एक खातून निभा रही हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। जेम्स बॉन्ड 007 का किरदार इतना कोई लेजेंडरी है कि बरसा बरस से ये जो है वो फिल्म बीनों को, मद्दाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस बार एक खातून जो है, तब्दीली आई ना एक। अच्छा वैसे हर औरत के अंदर एक 007 होता है ठीक है ना, फौरन से ऐसे एक्टिव। हाँ, फौरन से। अच्छा खैर, अब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो अब ज़रा फिल्म की बहुत बात कर ली। फिल्म बड़ी खूबसूरत होने वाली है। खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान भी है। यहाँ का हर नज़ारा दिल फरेब है, हर नज़ारा दिलकश है। मैं आपको बता सकता हूँ, आप गए हैं ना, देखा ये जो लोग जाते हैं ना, इनके कॉलर्स ऐसे ऊपर हो जाते हैं, देखा हम गए हैं। कॉलर्स ऊपर होने की बात नहीं, मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी जाएं, जरूर जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो फिर नेक्स्ट ईयर आपने जाना है तो आबशारों पे ज़रूर जाना है। हाँ, ज़रूर। पूरी दुनिया में मशहूर है। और ऐसा ही एक ज़िला है गांचे, यहाँ है एक आबशार और इसकी सैर करा रहे हैं जुल्फ़िकार सिद्दीकी। आबशारों की सरजमीं गिलगित बल्तिस्तान, और ये ठंडा बहता पानी पहाड़ों से बल खाते नीचे आए और नजरों से दिल में उतर जाए। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ, जो आबशार है बहुत खूबसूरत, जो सिनेरियो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमारे जो खूबसूरत मंजर है लोगों के नज़रों से ओझल है। गांचे के गांव मीराबाद में मौजूद इस आबशार की तस्वीर गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यहाँ का मुकामी फ़ोटोग्राफ़र हूँ और फ़ोटोग्राफ़ी करना मेरा जुनून है। मैंने पिछले दिनों यहाँ से इसी आबशार का मैंने पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मगर ये दिल फरेब और दिलकश मनाज़िर सयाहों की नज़रों से अब भी ओझल हैं। आबशार का ये सेहत बख्श पानी गाँव के लोग पीने और खेतों का सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मुकाम से अमीराबाद गांव और दरियाए शेवक का नज़ारा भी किया जा सकता है। हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो इस खूबसूरत मुकाम को सयाहती मुकाम में बदल सकती है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे।
आगे बढ़ते हैं जनाब। 30 जुलाई को लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां जो हैं साहिवाल से मिल गई हैं। बच्ची अपने अजीज के घर में रह रही थी और लाहौर पुलिस बच्चियों को लेने साहिवाल रवाना हो गई है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर। 30 जुलाई को हंजरवाल के इलाके से ये 4 बच्चियां लापता हुई थी। इनमें से कनीजा और अनम के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश भी की थी, लेकिन लाहौर से इन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से पुलिस ने साहिवाल में इन बच्चियों को ट्रेस किया है। 4 बच्चियों को साहिवाल पुलिस ने तहवील में ले लिया है और अब लाहौर पुलिस जो है वो इन बच्चियों को लेने के लिए साहिवाल रवाना हो चुकी है। सरबराह लाहौर पुलिस का ये कहना है कि 4 बच्चियां अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, इनको किसी मनसूबाबंदी के तहत अगवा नहीं किया गया था। इन बच्चियों को लाहौर मुंतकिल करने के बाद जो है इनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा और वजूहात का तयन किया जाएगा कि ये बच्चियां घर छोड़कर क्यों गई। जी ठीक है जहांगीर, बेहद शुक्रिया आपका। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।